हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 10 साइंस सैम्पल पेपर 2023-24। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी हम पहले करा चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं इनका। आज करा रहे हैं हम सेक्शन ई। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर जो है ये 37, और क्वेश्चन नंबर 37 में ये बता रहा है The table given below shows the hints given by the quiz master in quiz। तो यहाँ पर ये हिंट दे रखे हैं। तो सीरियल नंबर दे रखा है। फर्स्ट में substance C is used as a preservative। C has 2 carbon atoms। C is obtained by the reaction of A in presence of alkaline potassium permanganate followed by acidification। तो सारे ये हिंट दे रखे हैं और अब हिंट के बेसिस पे आपने नीचे जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनका आंसर देना है। थर्ड हिंट है मिसयूज ऑफ ए इन इंडस्ट्रीज इज प्रिवेंटेड बाय एडिंग मेथनॉल, बेंजीन एंड पायरिडीन टू ए। एफ इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग ए इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एफ रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड पैलेडियम कैटलिस्ट। बेस्ड ऑन द अबव हिंट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो जो हिंट आपने ऊपर पढ़ी हैं उन्हीं पे बेसिस पे आपने ये क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि यह है ए पार्ट, गिव द IUPAC नेम ऑफ A एंड F। तो हमें हिंट दे रखे हैं जो उसके बेसिस पे मन में बताना है कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो जैसे हिंट में दे रखा है, यहाँ पर लिखा है सब्सटेंस C इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव्स, और सेकेंड हिंट में दे रखा है C हैज़ 2 कार्बन एटम्स। C इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ A इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो यहाँ से हमें हिंट मिलता है, तो हम ये ए पार्ट का आंसर लिख सकते हैं IUPAC नेम। तो क्योंकि ए से हमें क्या मिलता है, सी मिलता है, जो हिंट दे रखा है यहाँ पर सेकंड पार्ट में। तो ए से हम सी प्राप्त करते हैं कैसे करके, इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट मतलब KMnO4, और कौन सा, अल्कलाइन। तो हिंट में दे रखा है। अब आपको ये प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए, जितने भी केमिकल्स हैं कार्बनिक एंड इट्स कंपाउंड्स में जितने केमिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होंगी। तो इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट अल्कलाइन मीडियम, तो ये क्या होता है, ये होगा हमारा एथेनॉल। ये एथेनॉल होगा, और ये हो जाएगा सी हमारा एथेनोइक एसिड। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ है एथेनॉल की, एथेनोइक प्रॉपर्टी, एथेनोइक एसिड की। तो ये हमें पता होनी चाहिए चैप्टर के अंदर जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, तभी जाके आप पता कर पाएंगे कि ए एथेनॉल है और सी एथेनोइक एसिड। अब है बी वाला पार्ट। हाँ, अभी तो ये भी निकालना है। ये तो ए हो गया एथेनॉल। अब हमें एफ़ का पता करना है। तो एफ़ का हिंट कहाँ से है, एफ़ का हिंट हमें यहाँ से मिलेगा। यहाँ पर दे रखा है, फोर्थ पार्ट में हिंट दे रखी है। एफ़ इज़ फॉर्म्ड ऑन हीटिंग ए, यानी ए को अगर हम हीट करेंगे तो क्या मिलता है, एफ़ मिलता है। तो ए हमारा एथेनॉल है। तो एथेनॉल को हीट करने से क्या मिलता है, एथेनॉल को अगर हीट करेंगे तो क्या मिलता है, ये मिलेगा हमें एथीन, यानी एल्केन होगा। तो ये प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए एथेनॉल को हीट करके, और वो भी किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक, और हीट करके एथेनॉल से हम एल्केन प्राप्त कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग जो भी होगा एथीन। तो यहाँ पर ये एथीन होगा। अब है बी पार्ट, इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस द चेंजेस टेकिंग प्लेस ए टू सी। अब ए से सी बनाने की जो केमिकल रिएक्शन है वो आपको पता होनी चाहिए। तो ए है एथेनॉल, एथेनॉल का फार्मूला लिख देना अपने। बी पार्ट का आंसर CH3CH2OH, ये हो गया एथेनॉल। और अल्कलाइन क्या होना चाहिए, अल्कलाइन
KMNO4 फॉलोड बाय एसिडिफाइड क्या होना चाहिए, एसिडिफाइड होना चाहिए, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और क्या मिलता है आपको CH3COOH, यानी ये क्या है एथेनोइक एसिड और ये क्या है एथेनॉल। दूसरी चीज क्या बता रहा है A से F, A एथेनॉल हो गया, CH3CH2OH और किसकी प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये H2SO4 हो गया और ये हीट करना आपको, हीट करने के बाद आपको मिलेगा CH2 यानी एथीन और प्लस वाटर, तो ये हो गया एथीन और वाटर ये मिलेगा, तो ये लिख देना है। तो बी पार्ट का आंसर ये हो गया। अब है अगले पार्ट में बता रहा है, अच्छा क्वेश्चन ये चॉइस का है, या तो आपको ये करना है क्वेश्चन नेम द केमिकल रिएक्शन विच अकर इन स्टेप्स 2 and 5, आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन दीज स्टेप्स इफ ए इज रिप्लेस्ड विद नेक्स्ट होमोलॉग। तो पहले तो ये पता करना है कि स्टेप 2 और स्टेप 5 क्या है। तो स्टेप 2 तो ये हो गया, ये स्टेप 2 हो गया, तो इसमें आपको केमिकल रिएक्शन का टाइप बताना है क्या है। तो यहाँ पर ये A से C प्राप्त होता है जो हमें, ये हम पहले लिख चुके हैं, तो आपको ये केमिकल रिएक्शन लिख देनी है। अगर आपको वही क्वेश्चन करना है सीधे चॉइस वाला, ये केमिकल रिएक्शन लिख देनी है और इसके नीचे क्या लिख देना है आपको, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन का नाम देना है, ये रिएक्शन लिख देना है ऑक्सीडेशन। और दूसरी रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी, यानी 5th पार्ट में जो वो बता रहा है F रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड पैलेडियम। तो F क्या है, एथीन है, तो आपको ये लिख देनी है ये रिएक्शन CH2 ये एथीन है, और हाइड्रोजन गैस के साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये बनाता है CH2H6 यानी एल्केन। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एल्केन क्या होगा, ये एथेन और ये एथीन है। तो ये हो गया हमारे स्टेप्स। तो ये वाला रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोजिनेशन या एडिशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा एथेन। आइडेंटिफाई द कंपाउंड फॉर्म्ड इन दीज स्टेप्स इफ ए इज रिप्लेस्ड विद इट्स नेक्स्ट होमोलॉग। अब नेक्स्ट होमोलॉग क्या है, ए क्या है हमारा, और अगर ये क्वेश्चन करना आपको तो आपने क्या लिख देना है इसमें, आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन दीज स्टेप्स इफ ए इज रिप्लेस्ड विद नेक्स्ट होमोलॉग। तो कंपाउंड्स को हमने निकालने हैं कि अगर नेक्स्ट होमोलॉग होगा तो पहले में क्या था, ए पहली रिएक्शन थी हमारी ये वाली CH3CH2OH, तो इसका नेक्स्ट क्या होगा, ये है एथेनॉल। तो नेक्स्ट क्या है इसका, प्रोपेनॉल। तो आपको लिख देना है प्रोपेनॉल, और क्या होगा, ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, ये एथेनोइक एसिड है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, जो C है वो क्या हो जाएगा, ये प्रोपेनॉल की जगह में क्या हो जाएगा, ए की जगह में प्रोपेनॉल, और C की जगह में हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, फॉर्म्ड इन दीज स्टेप्स इफ ए इज रिप्लेस्ड विद इट्स नेक्स्ट होमोलॉग। और तीसरा क्या हो जाएगा, एथीन के बदले क्या हो जाएगा, एथीन के बदले होगा प्रोपीन। तो ये प्रोडक्ट बनेंगे इन रिएक्शन में। प्रोपीन किसके बदले होगा, यहाँ पर F था, तो ये F के बदले क्या होगा, प्रोपीन बनेगा। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38।
Figures A to D given below represent the type of earlobes present in family consist of two children, Rahul, Nisa and their parents. तो यहाँ पर हिंट दे रखी है। यहाँ पर क्या है, ये फ्री लोब्स वाला है, ये फ्री लोब्स होगा, और यहाँ पर अटैच्ड लोब वाला ये है, अटैच्ड लोब्स, ये फ्री लोब्स। तो राहुल की फैमिली में जो 4 पर्सन है, यानी उसके फादर, उसकी मदर और उसकी सिस्टर और वो खुद, तो खुद राहुल के अटैच्ड ईयरलोब्स हैं। तो उसने पाया कि ई और एफ टाइप के 2 टाइप के ईयरलोब्स हैं। अब उसने क्या करा, उसने अपने क्लास में एक सर्वे करा। एक्साइटेड बाय हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयरलोब्स प्रेजेंट इन हिज फैमिली, राहुल कंडक्टेड ए सर्वे ऑफ द टाइप ऑफ द ईयरलोब्स फाउंड, जो फिगर ई और एफ टाइप के, ओवरऑल ई एंड एफ टाइप के उसकी फैमिली में जो टाइप ऑफ ईयरलोब्स हैं, तो उसने ये स्टडी अपनी क्लास में करी और क्या पाया, उसने पाया ये सेक्स हो गया मेल में जो है, यानी बॉयज़ थे जो 36 बॉयज़ ऐसे थे जिनमें फ्री ईयरलोब्स पाए गए, और जिनके अटैच्ड ईयरलोब्स थे ऐसे बॉयज़ कितने थे 14, और जो फीमेल जो लड़कियां हैं उनमें देखा उसने कि फ्री ईयरलोब्स वाली 31 है, और जिनके ईयर अटैच थे वो 19 है। ऑन द बेसिस ऑफ अवर डाटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला पार्ट है विच ऑफ द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फ्री ईयरलोब और अटैच्ड ईयरलोब अपीयर्स टू बी डोमिनेंट इन दिस केस एंड व्हाई। तो हम यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे ए का, सिंस मैक्सिमम persons are with free earlobe, so डोमिनेंट क्या होगा, फ्री ईयरलोब्स, सो फ्री ईयरलोब इज डोमिनेंट करेक्टर, ये डोमिनेंट है, ये करेक्टर क्या है, डोमिनेंट है। तो ऐसा लिख देना आपको। रीज़न है कि मैक्सिमम पर्सन क्या है, फ्री ईयरलोब्स वाले हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्री ईयरलोब्स इज ऑफ डोमिनेंट करेक्टर, ये रीजन हो गया। बी वाला है इज द इनहेरिटेंस ऑफ फ्री ईयरलोब्स लिंक्ड विद सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो दूसरे पार्ट में लिखेंगे नो, और रीजन क्या है, सिंस मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल and female also have free earlobes। तो ज़्यादातर मेल और फीमेल जो भी हैं उनमें क्या है, मैक्सिमम फ्री ईयरलोब्स हैं। तो फीमेल भी हैं ऐसी, तो इसलिए जो ये बता रहा है जो बात कि इज द इनहेरिटेंस ऑफ फ्री ईयरलोब्स लिंक्ड विद सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, तो दिस इज नॉट लिंक्ड विद द सेक्स, क्योंकि फीमेल भी ऐसी। अगला क्वेश्चन का पार्ट है सी, व्हाट टाइप ऑफ ईयरलोब्स इज प्रेजेंट इन फादर मदर राहुल एंड हर सिस्टर निशा। तो फादर में क्या है, फादर मदर सिस्टर, उसकी मतलब राहुल ही नाम है ना इसका, राहुल। इनमें क्या है, ये फ्री ईयरलोब वाला है, फ्री ईयरलोब, और मदर क्या है, ये भी फ्री ईयरलोब है, फ्री ईयरलोब, सिस्टर भी फ्री ईयरलोब, और राहुल क्या है, अटैच्ड ईयरलोब, अटैच्ड ईयरलोब।
अब क्या बता रहा है ये, राइट द जेनेटिक constitution of each of these family members which explains the inheritance of this character in his family. Gene for free earlobe is represented by F and gene for attached earlobe is represented by F, small f. तो इसका लिखेंगे हम, यहाँ पर जो डोमिनेंट वाला है फ्री ईयरलोब को हमने किससे शो करना है, फ्री ईयरलोब को कैपिटल एफ से, और जो रिसेसिव ट्रेट है वो क्या स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर देना है। बस ये लिख देना है आपको ऐसे, क्योंकि डोमिनेंट क्या है, फ्री ईयरलोब है, तो पहले लिख देना है, उसके बाद रिसेसिव ट्रेट को दिखाता है अटैच्ड वाला, वो लिख देना है। अब यहाँ पर क्या है, जो राहुल के पास है अटैच्ड ईयरलोब, दोनों स्मॉल एफ लिख देना है। अब है अगला क्वेश्चन, सुरेश's parents have attached earlobes. What type of earlobes can be seen in Suresh and his sister Sia? Explain by giving the genetic composition of all. तो यहाँ पे क्योंकि सुरेश के पेरेंट्स के क्या हैं, अटैच्ड ईयरलोब्स हैं, तो इसको दिखाएंगे हम सुरेश पेरेंट्स यानी सुरेश के फादर। तो सुरेश सिस फादर और सुरेश's मदर, हिज सिस्टर और सुरेश, इसके लिख देने आपको। ईयरलोब के करेक्टर्स जो है क्या दिखा रहा है, अटैच्ड ईयरलोब्स यानी रिसेसिव ट्रेट दिखा रहा है। तो सुरेश के फादर के स्मॉल एफ लिख देना, ये भी स्मॉल एफ, ये भी स्मॉल एफ, और सुरेश के क्या होंगे, रिसेसिव ट्रेट होंगे अगर पेरेंट्स के, तो नेक्स्ट जनरेशन के यानी बच्चों के भी क्या होंगे, रिसेसिव ट्रेट ही होंगे। तो यही एक्सप्लेनेशन इसका, यानी इफ पेरेंट्स हैव recessive trait, then children also have recessive trait। तो ये आपको इतना लिख देना रीजन में, बस और कुछ नहीं है। अब है अगला क्वेश्चन नंबर 39, और क्वेश्चन नंबर 39 में बता रहा है, एक सर्किट दे रखा हमें, विनीता एंड अहमद डेमोन्स्ट्रेटेड ए सर्किट दैट ऑपरेट्स द 2 headlights and the 2 side lights of a car in their school exhibition. Based on their demonstrated circuit, answer the following questions। तो ये सर्किट दे रखा है और हमें इसके आंसर लिखने हैं इस सर्किट। तो पहला पार्ट है, स्टेट व्हाट हैपन्स व्हेन स्विच ए इज कनेक्टेड टू पोजीशन 2। यहाँ पर पोजीशन 2 यानी 1 को कनेक्ट करना है पोजीशन 2 से, तो यहाँ पर ये बता रहा है, स्टेट व्हाट हैपन्स व्हेन स्विच ए इज कनेक्टेड टू पोजीशन 2। तो 1 को 2 से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पर 12 ओम और 12 ओम के दो जो हेडलाइट्स हैं वो क्या करेंगी, ग्लो करेंगी, यानी ये दोनों ऑन होंगी। क्योंकि सर्किट आपका कैसे होगा, ये करंट ऐसे फ्लो होगा, ऐसे, और इधर चली जाएगा। ये तो एरो मार्क दिखा रहा है करंट का डायरेक्शन। तो ये सर्किट आपका ऑन हो जाएगा। इस सर्किट के ऑन होने के बाद क्या होगा, 12 ओम दोनों क्या रहेंगे, ये दोनों ऑन हो जाएंगे। ये लिख देना पोजीशन 2 अगर 1 से कनेक्ट हो गया तो ये दोनों क्या होंगे, ऑन होंगे, ये लिख देना आपको। और पोजीशन 3 अगर पोजीशन 3 कनेक्ट कर दिया तो, यानी 2 कनेक्ट नहीं करना और पोजीशन 3 कनेक्ट करना है, तब क्या होगा, तब
ये नहीं होंगे ऑन, यहाँ करंट फ्लो ना होगा और करंट फ्लो होगा इधर। तो ये इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों 4 ओम वाले जो हेडलाइट्स हैं ये वाली ऑन होंगी। बी वाला आंसर ये है, ए वाला आंसर ये था कि ये दोनों ऑन होंगे। अब है अगला पार्ट, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच लैम्प व्हेन लिट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच लैम्प व्हेन लिट, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा जब ये सारे जलेंगे, सारे ऑन होंगे, मतलब इसका मतलब 1 2 3 सब कनेक्ट कर दिया तो सारे ऑन होंगे, तो ये करंट इनमें फ्लो होगा सब जगह। ये तो क्या होगा, ये दोनों सारे पैरेलल कनेक्शन में हो जाएंगे, यानी ये वाला सर्किट ये वाला सर्किट सब पैरेलल होंगे, तो सारे लैंप क्या होंगे पैरेलल कंडीशन में हो जाएंगे। तो इनके पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं उनके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो भी इस बैटरी का होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट। तो ये है सेकंड पार्ट है, कैलकुलेट द करंट इन ईच 12 ओम लैम्प व्हेन लिट। तो जब ये लिट होंगे सारे बल्ब्स, तो हम 12 ओम का लैम्प जब लिट होगा तो हमें इसके अक्रॉस क्या निकालना है, करंट। अब वोल्टेज तो पता लग गया हमें 12 वोल्ट, इन दोनों के अक्रॉस क्या है 12 वोल्ट वोल्टेज है। तो हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो वोल्टेज पता है, वोल्टेज इज 12 वोल्ट, मतलब ये ए पार्ट का आंसर होगा। और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है प्रत्येक का 12 ओम, तो V इक्वल टू आई आर से हमारा यहाँ करंट निकल आएगा। ये 12 हो गया और I मल्टी 12, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/12, यानी कितना 1 एम्पियर आंसर। तो 1 एम्पियर करंट यहाँ भी होगा और 1 एम्पियर करंट यहाँ भी होगा, ये आंसर आ गया। अब बी वाला है, इन ईच 4 ओम लैम्प व्हेन लिट, यहाँ भी क्या है वोल्टेज 12 वोल्ट है, यहाँ पर भी सेम वही करना है। V इक्वल टू आई आर, वी कितना है 12, R कितना है 4, करंट यहाँ भी निकाल देना है, इसको I1 रख लो, तो ये हो जाएगा I1 इक्वल टू 12/4, यहाँ करंट फ्लो होगा 3 एम्पियर, यानी 3 एम्पियर यहाँ फ्लो होगा और 3 एम्पियर यहाँ, ये हो गया। अगला है, शो विथ कैलकुलेशन विच टाइप ऑफ लैम्प 4 ओम 12 ओम हैज़ द हायर पावर। तो पावर इक्वल टू क्या होता है V²/R, ये फार्मूला भी याद होना चाहिए आपको। तो क्योंकि हमें वोल्टेज दे रखी है, वोल्टेज क्या है 12², हम निकालने जा रहे हैं पावर अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। तो 12² क्या होगा 4, अब ये हो जाएगा 12 × 12/4, तो ये हो जाएगा पहले केस में 36 वाट, और दूसरे केस में क्या हो जाएगा अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पावर हो जाएगी 12²/12, वोल्टेज तो 12 भी है ना, 12 × 12/12, तो ये कितना आ गया 12 वाट। 12 वाट पावर किसके अक्रॉस होगी 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस, मतलब इतना कंज्यूम करेगा ये वाली हेडलाइट जिसका 12 ओम रजिस्टर है। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।